हेलो बच्चों, कैसे हो? गुरुनीति में आपका स्वागत है। मैं दीपक भोला, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। सर मैं नीरज चास्टा, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। थोड़ा देखो, अपन मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं गुरुनीति में, जिसमें अपन ने पिछली दो गुरुनीति में जैसे 48, 38 एंड 39 में हमने एटॉमिक फिजिक्स की पोर्शन को कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स को। न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ साथ मतलब रेडियो एक्टिविटी, इनसे चीजें अपन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 1, अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम डीके एट रेस्ट इनटू न्यूक्लियाई ऑफ थोरियम एंड हीलियम। देन और जो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो हीलियम का न्यूक्लियस है ये दो पार्ट में डीके हो रहा है, थोरियम एंड हीलियम में। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि इसके इसमें क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे जब जैसे अपन कुछ समझ सकते हैं साहब, जो कोई गन एंड बुलेट है, ठीक है, कोई बुलेट जब गन से इमिट होती है तो हम देखते हैं गन अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल्ड होती है। आप जानते हो बंदूक से कोई गोली निकलती है तो बंदूक उसी संवेग से अपोजिट डायरेक्शन जाती है, मतलब दोनों का संवेग क्या होता है, इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ से यूरेनियम से जैसे एक अल्फा पार्टिकल निकला है, मींस हीलियम न्यूक्लियस निकला है, तो जो रिमेनिंग थोरियम है मतलब डॉटर न्यूक्लियस, जो पुत्री नाभिक थोरियम है, वो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल होगा। दोनों का क्या इक्वल करेंगे यहाँ पे, मोमेंटम। ठीक है सर, मोमेंटम इक्वल करेंगे यहाँ पे अपन। ठीक है, अब तो दोनों का मोमेंटम इक्वल है। ठीक है, और हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो जैसे अपन देखें इसके अंदर मोमेंटम इक्वल करना है, आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू होता है p²/2m। अब यहाँ बेटा दोनों के मोमेंटम सेम है, p सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम सेम है, संवेग समान है, तो E समानुपाती क्या जाएगा 1/m, E प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो जिसका मास स्मॉल होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो स्मॉल मास किसका होता है, हीलियम का मास स्मॉल होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी। क्या हम कह सकते हैं, जैसे थर्ड ऑप्शन है हीलियम नाभिक की गति ऊर्जा थोरियम नाभिक से कम होगी, और फोर्थ में जाएगा हीलियम नाभिक की गति ऊर्जा थोरियम नाभिक से अधिक होती है। तो कौन सा आंसर आएगा, फोर्थ आंसर। ठीक है, फोर्थ सही लग रहा था, फोर्थ हो जाएगा इसका। हम ठीक कहते हैं हीलियम की काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो थोरियम न्यूक्लियस। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। In the nuclear reaction 85X297 Y and 4 alpha are produced। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें X जो है डीके होके हमारे पास क्या बन रहा है, एक Y बन रहा है और यहाँ पर 4 alpha पार्टिकल्स निकले हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपको Y बताना है। Y अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो क्या है, मैं इसको उधर भेज देता हूँ, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो किस तरह से बन जाएगी, ये है अपने पास 85x, ये हो जाएगा हमारे पास 297, इसको इधर भेजूंगा तो -4 अल्फा जो होता है वो क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस यानी कि 2He4 होता है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब आपको यहां से इसमें से 4 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करना, हाँ 4 into 4 ये क्या होगा 16, यानी कि 297 से आपको क्या करना है, 16 माइनस करना है। तो ऊपर हमारे पास कितना बच जाएगा, इसमें से 16 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन तो ये बन जाएगा 281। ठीक है, और यहाँ पर अपने को 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 85 में से 8 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा 77। तो उसमें थर्ड ऑप्शन प्रॉपर होगा, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इस पर करेक्ट हो जाएगा। सही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर द न्यूक्लियस। मींस किस न्यूक्लियस के लिए एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होती है। मतलब तो जो यहाँ पर देखते हैं जो आयरन न्यूक्लियस है Fe, ठीक, इसकी ये नेचर में सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल न्यूक्लियस है, इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे हाईएस्ट होती है। तो जब अपन जो कर्व देखते हैं सब कर्व जब हम बनाते हैं यहाँ पे b बार वर्सेस मींस बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एक ग्राफ हम जो ड्रॉ करते हैं कि कुछ इस तरह मिलता है। स्टार्टिंग में तो ये कुछ जिगजैग फॉर्म में आता है और बाद में आप इस तरह से कर्व मिल जाता है आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है पीक पॉइंट, ये पीक पॉइंट हमें किसके लिए मिलता है बेटा, ये पीक पॉइंट मिलता है हमें Fe के लिए। ठीक है, तो Fe के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस पे ग्रेटेस्ट होती है, जैसे ये नेचर में हाईली स्टेबल। और इसके लिए अपन देखते हैं b बार की वैल्यू बाइंडिंग पर न्यूक्लियन, ये वैल्यू होती है नियरली 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, इतना ही होती है इसकी वैल्यू, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन, ठीक, मतलब हाईली स्टेबल न्यूक्लियस है, मैक्सिमम से आ रही है इसकी वैल्यू। ओके, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, थर्ड आएगा सर। ठीक है, चलो आगे देखें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। आउटसाइड ए न्यूक्लियस, नाभिक के बाहर। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन क्या है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस है। ठीक है, और अगर अपन बात करते हैं न्यूट्रॉन की
तो न्यूक्लियस से बाहर न्यूट्रॉन जो है वो एक अनस्टेबल पार्टिकल है, यानी कि अगर आपके पास न्यूक्लियस से बाहर न्यूट्रॉन है तो मैक्सिमम इसका जो लाइफ टाइम होता है वो 12 मिनट्स रहता है। तो न्यूक्लियस से बाहर या नाभिक से बाहर न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल। प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो प्रोटॉन तो आपका हाइड्रोजन न्यूक्लियस है जिसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा न्यूट्रॉन क्या रहेगा, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल पार्टिकल होता है और न्यूक्लियस के बाहर अगर इसको रखते हैं तो ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मतलब इसको अगर अपन आप देखना चाहें तो ये जो ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन आगे इस टाइप से प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा और साथ में इसमें एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी इमिट होता है साथ में, ठीक है। तो इस तरह समझ सकते हैं ये अनस्टेबल पार्टिकल है, आगे इससे ब्रेक हो जाता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। तो चलो देखें नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न अभिक्रिया का नाम है फॉलोइंग प्रोसेस नोन एज Hν = E+ प्लस E- में। तो ये E+ शो कर रहा है किसको, पॉजिट्रॉन को, ठीक है। ये पॉजिट्रॉन को शो कर रहा है, ठीक है, एंड ये शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन मींस यहाँ पे एक फोटोन पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे एक पेयर प्रोड्यूस हो रहा है, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस हो रहा है, युग्म उत्पादन हो रहा है। तो ये अभिक्रिया है मींस ये जो रिएक्शन है पेयर प्रोडक्शन को शो कर रही है, ठीक है। इसमें एक फोटोन मींस जो गामा फोटोन होता है जिसका एनर्जी वेरी हाई होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में, वो आगे पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। ये आ जाएगा फर्स्ट आंसर इसका, ओके। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। फिशन ऑफ न्यूक्लियस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देयर। नाभिकों का विखंडन संभव है क्योंकि उनमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो अभी सर ने जैसे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का ग्राफ बनाया था, तो हम लोग यहाँ पर ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, इधर अगर अपन बात करें तो अपना जो कर्व रहेगा वो थोड़ा जिगजैग रहेगा और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होगी और उसके बाद हमारा कर्व इस तरह से होता है, ठीक है। इधर अगर आप एक स्टेबल न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इधर होगा हमारे पास सलियन, ठीक है। इधर अगर अपन बात कर रहे हैं ये बी बार है हमारे पास और इधर अपन क्या है, ए है, ठीक है। तो अगर छोटे न्यूक्लियस मिलके एक स्टेबल बड़ा न्यूक्लियस क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सलियन। पर यहाँ पर बड़े न्यूक्लियस या बड़े नाभिक विखंडित होके, ठीक है, छोटे नाभिक छोटे अस्थायी नाभिकों का निर्माण कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं विखंडन। तो विखंडन होने का कारण क्या है कि ये ग्राफ जो है ये इस तरह से इधर की तरफ आ गया है, यानी कि यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई वैल्यू ऑफ ए के लिए, जब आपके पास ए की वैल्यू हाई है तब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये जो न्यूक्लियस रहेंगे ये विखंडित होके या इनका जो फिशन होके ये स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो रीजन रहेगा, देखिए हम लोग इनको पढ़ते हैं, एट हाई मास नंबर्स डिक्रीजेस, हाँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस। सेकंड ऑप्शन है डिक्रीज विद मास नंबर एट हाई मास नंबर, ठीक है। मास नंबर के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, डिक्रीज होती है एट हाई मास नंबर। केवल ये जो बात चलेगी, केवल जो विखंडन की बात हो रही है या फिशन की बात हो रही है तो वो केवल इस जोन के लिए है, केवल हाई मास नंबर होना चाहिए। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये सेकंड आंसर, ठीक है, सेकंड आंसर हो जाएगा। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 3 इज r, then the radius of nucleus of mass number 81 is। अब जहाँ पे रेडियस के बारे में पूछा गया है, किसी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है रेडियस r आप जानते हैं ये प्रोपोर्शनल होती है a पावर 1/3, a पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे किसकी इंफॉर्मेशन पूछी गई है, यहाँ पे इसके अंदर रेडियस मास की नंबर द रेडियस पूछी गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें अपन r डैश अपॉन r फाइंड करेंगे, यहाँ पे ये a डैश अपॉन a पावर 1/3, ठीक है। अब जहाँ पे इसमें द्रव्यमान संख्या पहले 81 और 3 है, तो यहाँ पे देखो इसमें r डैश, r रेडियस किसके लिए गिवन है आपको, द्रव्यमान संख्या 3 के लिए, ठीक है। तो 3 के लिए ये a के लिए 3 गिवन है, r = 3, ठीक है सर। अब यहाँ पे a डैश कितना है 81, तो ये 81 नेट पावर 1/3, तो हम देख रहे हैं ये 27 टाइम्स कट जाएगा, 27 पावर 1/3 करेंगे आप तो कितना बनता है, 3 बन जाएगा। 3 यहाँ से r डैश इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ r। अब यहाँ पे r गिवन है, कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको, तो r की फॉर्म में आंसर, तो r डैश इक्वल टू 3r, r डैश विल बी इक्वल्स टू 3r। तो इसमें आंसर ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं अपन, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथन दिए गए हैं, इनमें से अपने को देखना है कि सही कथन कौन कौन से हैं, उसको चेक करना है। देखिए पहला पढ़ते हैं, नाभिकीय बल न्यूक्लियन आवेश से मुक्त होता है। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, नाभिकीय बल आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो नाभिकीय बल के लिए हमारे पास ये दो स्टेटमेंट क्या हो गया है। नाभिकीय बल जो होता है प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, सब में यूनिफॉर्म लगता है, रोटेशंस पे डिपेंड करता है, इन पे मतलब सेम होता है, तीन सब में फोर्स सेम होता है, आवेश पे डिपेंड नहीं करता है फोर्स। बिल्कुल। उसके बाद किसी परमाणु में नाभिक में न्यूक्लियन की संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया है, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियन जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और अगर अपन उदासीन परमाणु की बात करें तो अपने पास इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ये तो स्टेटमेंट अपना क्या हो चुका है, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, सभी नाभिकों का द्रव्यमान उनके घटक न्यूक्लियन से के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। ये तो स्टेटमेंट सही है कि अगर आपके पास सारे न्यूक्लियस अलग अलग हैं तो उनका जो मास रहेगा, और एक न्यूक्लियस जो बना हुआ है उसका जो मास रहेगा, तो न्यूक्लियस का मास क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ पर द्रव्यमान क्षति की घटना होगी, जिसकी वजह से उस प्रक्रिया में क्या होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट सही हो गया। तो अपना थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा फोर्थ ऑप्शन S1 एंड S3 आर करेक्ट। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। ऑन द बॉम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन विद बोरॉन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड एंड प्रोडक्ट न्यूक्लियाई फॉर्म इज। अब चलो यहाँ पे रिएक्शन किसकी हो रही है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, मैं यहाँ पे बोरॉन पे हम न्यूट्रॉन पार्टिकल्स टाइप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बोरॉन, ठीक है, यहाँ पे बोरॉन 510, ठीक है, दिया अपन ने। अब इस पे हम न्यूट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन का मैसेज लिखते हैं, ये न्यूट्रॉन N01। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो हमें पार्टिकल ऑप्टिमम हुआ है, क्या ऑप्टिमम है, अल्फा पार्टिकल मींस हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है 2He4, और साथ में जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस है हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियस है, ये हम फाइंड करना है Z एंड ये A, मींस हमें A एंड Z की इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ से पहले नीचे बैलेंस करें अपन, नंबर ऑफ न्यूक्लियो, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बैलेंस करें तो 5 + 0 5, यहाँ पे 2, तो ये कितना है, Z = 3 है, तो यहाँ पे Z = 3 हो जाएगा, Z = 3, ये तो आ गया Z = 3। अब यहाँ पे इस A को फाइंड करें, ऊपर बैलेंस करें, 10 + 1 11। ठीक है, 11 में से 4 माइनस करते हैं, कितना होता है 7, मींस ये A का होना चाहिए 7। तो यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है इसमें ऊपर तो 7 होना चाहिए, नीचे 3, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ऐसा है। ठीक है, मींस यहाँ पे X को शो कर रहा है लिथियम, ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलो अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर, The process by which heavy nucleus split into light nucleus is known as, बारीक नाभिकों के हल्के नाभिकों में खंडित होने का प्रक्रम क्या कहलाता है, विखंडन या फिशन रिएक्शन कहलाती है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, विखंडन या फिशन रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, अपन जानते हैं, हम जानते हैं, अभी डिस्कस किया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the speed of light were 2/3 of its present value, the energy released in given atomic explosion will be decreased by a fraction। तो चलो देखो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, मास डिफेक्ट में, तो हम देखते हैं आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन के अकॉर्डिंग होती है, E = mc² के अकॉर्डिंग। बिल्कुल ठीक है, E = mc², E = mc², इसके अकॉर्डिंग अपन समझते हैं। तो यहाँ पे तो क्या कह रहा है, एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, c²। यहाँ से हमें कह रहा है कि इसका जो लाइट का वेलोसिटी 2/3 टाइम्स हो रही है, तो यहाँ पे 2/3 टाइम्स कर दें इसको 2/3², तो यहाँ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, 4/9 टाइम्स। ठीक है, कितना इफेक्ट पड़ जाएगा, 4/9 टाइम्स कम हो जाएगी वैल्यू, तो आंसर कौन सा आ गया, सेकंड। ठीक है, 4/9। ठीक है, तो हम ये सेकंड आंसर ठीक कर सकते हैं इसमें। ओके, चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर, Why high temperature is required for fusion reaction? ओके, तो संलयन अभिक्रिया में उच्च ताप क्यों आवश्यक है। पहले तो देखिए संलयन अभिक्रिया क्या होती है, हमारे पास छोटे न्यूक्लियस जो एक कंपैरेटिवली स्टेबल बड़ा न्यूक्लियस क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या है कि छोटे न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो आपके पास उच्च ताप की जरूरत इसलिए होती है ताकि उनकी गतिज ऊर्जा अधिक हो और वो एक दूसरे से टकरा सके। देखिए, तो टकराएंगे तभी उनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। अगर एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, तो आप लोग को यहाँ पर हाई टेम्परेचर करके इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इनमें कॉलिजन्स होंगे और कॉलिजन होने की वजह से इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो पास नहीं जाते, पास आ नहीं पाते, ये पास रिपेल करते हैं, एक तो हमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि पास आए और ये आपस में संलयित हो जाए, जुड़ जाए आपस में। बिल्कुल ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जाएगा ये एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट टू ओवरकम रिपल्सिव। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि हम टेम्परेचर से ही प्रोवाइड कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13,
in any fission process the ratio mass of fission product upon mass of parent nucleus is। तो देखो जो भी कोई नेचुरल रिएक्शन होती है, ठीक है, मींस जिसमें जैसे कि जो स्मॉल न्यूक्लियस हैं उनमें टेंडेंसी क्या होती है, जो छोटे नाभिक हैं उनमें संलयन होने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, फ्यूजन होने की टेंडेंसी है, और जो हैवी न्यूक्लियस है उनमें फिशन होने की टेंडेंसी, खंडन होने की टेंडेंसी है, इसे बोलते हैं नेचुरल रिएक्शन, ठीक है, मींस जो जिनकी टेंडेंसी है उसी अकॉर्डिंग रिएक्शन हो रही है, मींस नेचुरल रिएक्शन। तो जब भी कोई नेचुरल रिएक्शन होती है तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे मास डिफेक्ट होता है, ठीक है, मींस एलएचएस का जो मास है वो आरएचएस से थोड़ा सा कम होता है। क्यों? क्योंकि जो मास डिफेक्ट हुआ है एलएचएस में लेफ्ट साइड पे, वही राइट हैंड साइड पे एनर्जी की फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है, एनर्जी के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मास किसका डिक्रीज हुआ? एलएचएस का मास थोड़ा कम हो गया आरएचएस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब एलएचएस का मास ज्यादा है, सॉरी एलएचएस का मास ज्यादा है, वो मास किस में कन्वर्ट हुआ? यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में। यहाँ पे इधर मास थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो मास इधर का ज्यादा है एलएचएस का, ठीक है, एलएचएस का मास ग्रेटर है, राइट हैंड साइड का मास थोड़ा सा स्मॉल है। यहाँ पे हम देख रहे हैं मास ऑफ फिशन प्रोडक्ट, मतलब जो यहाँ पे रिएक्टेंट है, ठीक, जिसका हम फिशन करना है, तो एलएचएस का मास तो क्या होता है? कम होता है। जो उत्पाद बनने वाले हैं हमारे पास, जो अगर आप बात ये है कि आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, सही तो हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं और आप अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। हमारे पास रिएक्शन में अगर अपन यू देख लेते हैं तो क्लियर लिख लेते हैं, ये x है और ये y और लेस से z में ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर इनका जो मास रहेगा वो मास लेस होगा, ठीक है। तो ये अपने क्या है, उत्पाद है, और यहाँ पर ये जो मास डिफेक्ट हुआ है इसका मास जो रहेगा वो मास क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? कुछ मास लॉस होगा जो डेल्टा एम सी स्क्वायर से कुछ एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर रिलीज होगा। यहाँ पे पूछा गया हमसे इसका फिशन प्रोडक्ट तो ये प्रोडक्ट इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका मास तो लेस है, मतलब ऊपर वाला अमाउंट लेस है, तो रेशियो निकालेंगे तो रेशियो लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। यहाँ पे हम फर्स्ट आंसर टिक कर सकते हैं, लेस देन 1, ओके। इस तरह से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉन का प्रतिगण है, द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन का प्रतिगण का मतलब जो होता है, प्रतिगण का मतलब जिसका द्रव्यमान मास ऑफ उसका मास जो है, अगर अपन यहां पर बात करें, मास तो दोनों पार्टिकल का क्या हो? सेम हो, और प्रतिगण का मतलब जिस पर चार्ज जो हो वो माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसा पार्टिकल हम लोग को बताना है जिसका द्रव्यमान जो है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, परंतु उस पर आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन आवेश के विपरीत प्रकृति का हो। तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल हमारे पास रहता है पॉजिट्रॉन, मतलब बीटा प्लस पार्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिट्रॉन नजर आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को अपन बीटा माइनस पार्टिकल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को अपन बीटा माइनस पार्टिकल बोलते हैं, और पॉजिट्रॉन को बीटा प्लस पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, देखिए क्वेश्चन 15, इसमें when uranium 235 is bombarded with 1 neutron, the fission occurs and product are the 3 neutrons and krypton and बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल सी फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम है, तो खैर आप सबको पता है यूरेनियम का जब अपन फिशन रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, उससे एक न्यूट्रॉन से इस पे कॉलिजन करते हैं तो ये बेरियम एंड क्रिप्टॉन की फॉर्म में टूट जाता है, और साथ में हमें 3 न्यूट्रॉन्स मिल रहे होते हैं। तो 3 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं तो बेरियम एंड क्रिप्टॉन फॉर्म ब्रेक होता है, तो क्रिप्टॉन दे रखा है क्वेश्चन में, और साथ में क्या जाएगा? बेरियम, मींस यहाँ पर जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी है, जब यूरेनियम पे एक न्यूट्रॉन टक्कर करे तो बेटा इसके अंदर ही है स्ट्रोंशियम एंड ज़ीनॉन की फॉर्म में ब्रेक हो सकता है, स्ट्रोंशियम ज़ीनॉन फॉर्म में, और उसमें शायद 2 न्यूट्रॉन में, उसमें 2 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन की बात कर रहा है तो बेरियम एंड क्रिप्टॉन की ही बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आंसर सेकंड हो जाएगा, ओके। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सर। नाभिकीय संयंत्र की संक्रिया क्रांतिक कहलाती है। द ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल इफ द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हैज द वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास न्यूक्लियर रिएक्टर अगर है और अगर रिएक्शन क्रिटिकल की बात कर रहे हैं, तो क्रिटिकल के लिए जो रिप्रोडक्शन फैक्टर होता है वो हमारे पास रहता है K=1, ये स्टैंडर्ड उसकी वैल्यू है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आपके पास K जो है, K अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो ये जो रिएक्शन कहलाती है, ये कहलाती है सुपर क्रिटिकल। हाँ, सुपर क्रिटिकल साइज हो जाती है उसकी, ऑब्जेक्ट की साइज सुपर क्रिटिकल हो जाती है, ठीक है। सुपर क्रिटिकल जो अपने पास एटम जो एटम बम जो होते हैं उसमें हमारे पास क्या है? सुपर क्रिटिकल K=1 कहने का मतलब आपके पास जो एक के बाद एक बार जो चेन रिएक्शन हो रही है उसमें जो एनर्जी जनरेट हो रही है आगे से आगे वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर आपके पास जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है वो कंट्रोल रहेगी और इसको आप लोग अपने बेनिफिशियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो।
अगर आपके पास K की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 रहेगी तो आपकी रिएक्शन थोड़ी देर के बाद में रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम होने लगते हैं और रुक जाती है और रिएक्शन रुक जाएगी। तो हमारे पास क्रिटिकल अगर है तो हमारे पास K क्या रहेगा, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट। ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन as a function of atomic mass number has a sharp peak for helium nucleus. This implies that helium में तो आपसे क्या कह रहा है, इस तरह से कर्व जो मिलता है हमें, ये हमें जो कर्व मिलता है स्टार्टिंग में देखते हैं जिगजैग कर्व होता है ये, ठीक है, उस टाइप से फिर आगे एक स्मूथ फॉर्म में जाता है कर्व। ये आपको बताया था मैंने, b बार वर्सेस एटॉमिक मास नंबर, इस कर्व की बात कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो जिगजैग में फर्स्ट एलिमेंट से H है हाइड्रोजन, फिर ये हीलियम, ठीक है, फिर ये पॉइंट लिथियम। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो इस हीलियम में शार्प पॉइंट मिल रहा है हमें, ये शार्प पॉइंट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? शार्प पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि इसके जो नेबर्स हैं, इसके जो दोनों पड़ोसी पार्टिकल्स हैं, उसके रेस्पेक्ट में इसकी b बार ग्रेटर है। b बार ग्रेटर है, ज्यादा स्टेबल है। जिसके लिए b बार जितनी हाई होती है वो उतना ज्यादा हाईली स्टेबल होता है। शुरू में बताया था आपको मैंने, जैसे ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, Fe को सबसे हाईली स्टेबल है। ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों को तीनों कंपेयर करें तो इन तीनों में हीलियम मोर स्टेबल है, ठीक है। ये आपको बताना चाहता है कि ये ज्यादा स्थायी है, ठीक है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये सेकंड वेरी स्टेबल, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सर। What is used as a monitor in nuclear reactor? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो हम लोग जानते हैं कि मंदक के रूप में बारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो हमारे पास जल लिखा हुआ है, ये बारी जल नहीं है, ये H2O है, ये D2O नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बनता है, ग्रेफाइट। और कैडमियम रोड जो होती है वो न्यूट्रॉन नंबर कंट्रोल करने के काम में आती है, ठीक है। एक तो काइनेटिक एनर्जी कंट्रोल करते हैं हमारे पास ग्रेफाइट काइनेटिक एनर्जी कंट्रोल करता है, और कैडमियम जो है वो न्यूट्रॉन नंबर कंट्रोल करता है। रिएक्शन को कंट्रोल, जैसे अपन ने K ग्रेटर देन 1 और K लेस देन 1 और K इक्वल्स टू 1 की बात करी है, वो कैडमियम रॉड्स के थ्रू होता है। हम इस कैडमियम रॉड यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंट्रोल करती है। अगर कैडमियम रॉड्स को हम इस रिएक्टर में मोर इंसर्ट करा दें, ज्यादा प्रवेश करा दें, तो उससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम होने लगते हैं, क्योंकि कैडमियम जो है न्यूट्रॉन का एक गुड एब्जॉर्बर है, एक अच्छा अवशोषक है। तो इस पे जो न्यूट्रॉन टकराएंगे उनको अवशोषित कर लेगा, ये रोक लेगा उनको, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम होने लग जाएंगे। रिएक्शन धीरे धीरे इसकी स्पीड स्लो होगी और बंद हो जाएगी। और उसको अगर अपन थोड़ा बाहर खींच देंगे, थोड़ा पुल आउट कर देंगे, तो उस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फिर वापस इंक्रीज होने लगेगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो इसे कैडमियम रॉड से हम रिएक्शन कंट्रोल करते हैं। ठीक, ग्रेफाइट जो मंदक, इसका यूज इसलिए करते हैं अपन क्योंकि यहाँ पे जो हम यूरेनियम का यूज कर रहे हैं, यूरेनियम 235 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका हमें जो फिशन कराना तो स्लो न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, स्लो न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट। और जो यहाँ पे रिएक्शन में न्यूट्रॉन बन रहे हैं, जो आपको पता है एवरी रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं, उनकी काइनेटिक काफी ज्यादा हो सकती है, तो इससे हां फिशन हो नहीं पाता उससे, तो उसको थोड़ा स्पीड हमें स्लो करनी पड़ती है, इसलिए हमें ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम में उत्पन्न ऊर्जा का कारण है। इन एटॉमिक बॉम्ब द एनर्जी रिलीज ड्यू टू, में से यहाँ पे यूरेनियम 235 की चेन रिएक्शन होती है। में से एक सैंपल लेते हैं, इसमें यूरेनियम के बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एटम, जहाँ पे 1 न्यूट्रॉन्स हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, उसके आगे जो न्यू न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं, उसी से फर्दर आगे चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यूरेनियम 235 इसका यूज करते हैं अपन, चेन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235, ठीक है। ये आ जाएगा फर्स्ट आंसर इसका, ओके। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सर। सोलर एनर्जी इज मेनली काज्ड ड्यू टू, सौर ऊर्जा का मुख्य कारण है, यानी कि सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य से जो आने वाली हमारे पास जो ऊर्जा मिल रही है उसका मुख्य कारण क्या है। तो वहां पर हम लोग ये मानते हैं कि आपके पास वहां पर हाइड्रोजन प्लाज्मा स्टेट में अवेलेबल रहती है, और हाइड्रोजन न्यूक्लियस के जो फ्यूजन होता है उसकी वजह से ये एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का मतलब क्या हो जाएगा, अपना प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिएक्शन यहाँ पर जो कंक्लूजन रहेगा, द फ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ हेवी एलिमेंट्स, यानी कि हल्के नाभिकों के संलयन की वजह से भारी नाभिक का निर्माण होना। बस उसपे सन के अंदर लगातार एक एनर्जी सोर्स है, क्योंकि हम देखें सिंपल सन एक ओनली हॉट बॉडी नहीं है। सिंपल अगर हॉट बॉडी होती तो काफी कई करोड़ों अरबों ईयर से यहाँ पे इसमें एनर्जी रेडिएट हो रही है, तब तक तो उसको ठंडा हो जाना चाहिए, तो ठंडा हुआ ही नहीं, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई सोर्स है जो उसमें कंटिन्यू एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो वहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होने का सोर्स है वो क्या है, फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं वो फ्यूज होकर आगे हीलियम न्यूक्लियस में, अदर हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते रहते हैं, उसी वजह से यहाँ पे एनर्जी कंटिन्यू प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड आंसर आ जाएगा इसका। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a radioactive sample with a half life of 1 month has the labeled activity is equal to 2 microcurie on 1/8/1991. What will be its activity 2 months later? मींस देखो अभी इसकी इनिशियल एक्टिविटी आपको कितनी है, 2 माइक्रोक्यूरी,
ये इनिशियल एक्टिविटी है, ठीक है, मींस ए नॉट की वैल्यू या वो गिवन है इनिशियल एक्टिविटी, हम ए नॉट शो कर सकते हैं ए नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि रेडियो आप इसमें एक मान लीजिए इसकी हाफ लाइफ कितनी है आपको, ये 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ इसकी हाफ लाइफ है। तो आपसे कह रहे हैं कि इसकी जो 2 माह पश्चात इसकी सक्रियता क्या होगी, मतलब आफ्टर 2 मंथ। तो आप देखो एक फॉर्मूला होता है ये A इक्वल टू A नॉट अपॉन 2 पावर T अपॉन कैपिटल T, ठीक है। इस फॉर्मूला का अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो A नॉट, तो A नॉट को हमने कितना दे रखी है 2, इस A नॉट को यहाँ पे हम 2 रख दें, ये A नॉट 2 है, देखो यहाँ पे A नॉट अपॉन 2 पावर T अपॉन T, यहाँ पे A नॉट की वैल्यू आपको 2 गिवन है क्वेश्चन में, अपॉन 2 पावर टाइम गिवन है कितना 2 मंथ, तो यहाँ पे 2 मंथ टाइम हो गया, एंड हाफ लाइफ गिवन है 1 मंथ, 1 मंथ रख देंगे, तो नीचे 2 पावर 2 मींस 4 हो गया ये, ठीक है। तो ऊपर 2 नीचे 4, तो 2/4 मींस ये हो जाएगा 0.5, तो कौन सा ऑप्शन है 0.5, ये सेकंड ऑप्शन मींस 0.5 माइक्रो, ओके। तो इस अपन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सर। A nucleus of 84PO210 originally at rest, ठीक है, तो मेन अपना जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो रेस्ट पर है, इमिट्स अल्फा पार्टिकल विद स्पीड v, ठीक है, अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है जिसकी स्पीड दिखती है v। व्हाट विल बी द रिकॉइल स्पीड ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। तो अपन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा लगेगा। तो अपने पास जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसके लिए लिखे हैं, ये कितना है 84, ये है हमारे पास PO210, ये किस में ब्रेक हो रहा है, इमिट्स अल्फा पार्टिकल का मतलब अपने पास क्या हो जाएगा 2He4, ठीक है। प्लस हमारे पास लेस से कुछ भी निकल रहा है, मैं उसको x बोल देता हूं, तो x बोलेंगे तो x का जो अपना मास नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 206। और इन दोनों पर हमारे पास इनिशियल मोमेंटम की अगर बात करें तो P इनिशियल ये रेस्ट पर है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम 0, और फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो हमारे पास मास नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इसका मास नंबर 4 और इसकी वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है, ये v गिवन है, प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा ये इसका मास नंबर कितना है 206, लेस से ये v डैश से जा रहा है और आपको v डैश की वैल्यू पता करनी है। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, और यहां से अगर अपन v डैश को देखें, मैं उसको इधर शिफ्ट करता हूं तो आप लोग देखेंगे क्या हो जाएगा -206 v डैश दैट इज इक्वल्स टू 4v, और यहां से अगर मैं v डैश देखूं तो ये कितना हो जाएगा 4v अपॉन 206, माइनस केवल ये शो कर रहा है कि जिधर ये जाएगा ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड रह जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना रह जाएगा 4v अपॉन 206, तो 4v अपॉन 206 फर्स्ट ऑप्शन ये। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव सैंपल ऑफ हाफ लाइफ 4 आवर्स इमिट रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी व्हिच इज 64 टाइम्स ऑफ सेफ लेवल, मींस इसकी हाफ लाइफ गिवन है आपको 6, यहाँ पे 4 आवर्स गिवन है, और जो कि अभी इनिशियल जो इंटेंसिटी है 64 टाइम्स है सेफ लेवल से, मतलब बहुत हाईली रेडिएशन हो रहा है, हाई स्पीड से रेडिएशन हो रहा है, जनरली रेडिएशन इमिट हो रहा है इसमें, जो कि सेफ लेवल से 64 टाइम्स लार्ज है। आपसे द मिनिमम आवर आफ्टर व्हिच वी वुड बी सेफ टू वर्क विद इट इज, मैं हम कितनी देर बाद इसके पास जा सकते हैं, ये मैं देख रहा है भाई। तो बच्चों हमें वेट करना पड़ेगा, कितना वेट करना पड़ेगा, जब तक कि इंटेंसिटी जो है वो 1/64 टाइम्स नहीं हो जाती, क्योंकि न्यूक्लियस के नंबर्स है वो हमारे पास 1/64, तो हमारा इंटेंसिटी मतलब उसकी जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है एक्टिव न्यूक्लियस वो 1/64 टाइम्स हो जाने चाहिए, तब हम उसके पास जा पाएंगे। मैं आपसे कह रहा है कि हमें कितना वेट करना है, जब इसके नंबर्स n इक्वल टू कितने जाए n0/64 की हो जाए n0/64, ठीक है। अब 64 को अपन देखते हैं, 64 इज को लिखते हैं 2 पावर 6, जैसे और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने फॉर्मूला, ये होता है n इक्वल टू n0/2 पावर t अपॉन कैपिटल T। जहां से हम कंपेयर करें तो कंपेयर करेंगे तो 6 इज इक्वल टू कितना बनेगा t अपॉन कैपिटल T, तो उसको जब मल्टीप्लाई करें तो t इज इक्वल टू 6 कैपिटल T मतलब 6 हाफ लाइव्स, 6 इनटू कैपिटल T हमें कितना गिवन है यहाँ पे इसमें 4 आवर्स, ठीक है 4 आवर्स गिवन है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 24 आवर्स, ठीक है। तो 24 आवर्स में फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो हम ऐसे टिक कर सकते हैं, बन जाएगा फोर्थ मींस आफ्टर 24 आवर्स की इंटेंसिटी जो है 1/64 टाइम्स जाएगी और सेफ लेवल पे आ जाएगी, फिर हम इसके पास जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सर। इन द गिवन रिएक्शन, जो हमारे पास ये रिएक्शन बनी है, इसमें रेडियोधर्मी किरणें किस क्रम में उत्सर्जित होती हैं, हमें यहाँ पर क्या इमिशन हो रहा है उसका पता करना है। देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर अपन देखें या इस रिएक्शन को देखें तो Z आपका 1 से इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है। अगर अपन यहाँ पर बोले तो यहाँ पर इफेक्टिवली एक प्रोटॉन क्या हो चुका है, इंक्रीज हुआ है। प्रोटॉन इंक्रीज हुआ है, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो रिएक्शन के लिए आपके पास चार्ज हमेशा बैलेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर प्रोटॉन का अपोजिट पार्टिकल जो है वो इस रिएक्शन में निकला हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक नेगेटिव और प्रोटॉन के इक्वल चार्ज वाला पार्टिकल यहाँ से निकला हुआ हो, तो नेगेटिव हमारे पास कौन रहता है, बीटा माइनस पार्टिकल रहता है, या बीटा पार्टिकल जिसको हम लोग जनरली सीधा सीधा बोलते हैं। तो वहां पर जो रिएक्शन है, या वैसे भी आप लोग यूं ध्यान रख सकते हो कि अगर आपके पास किसी रिएक्शन में ऐसे गिवन है और यहाँ से अगर अपन इसको उल्टा बोले कि यहाँ पर अगर बीटा माइनस पार्टिकल निकला है, तो आप इसको सीधा सीधा यूं याद रखिए कि इसका जो जेड होगा वो एक से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और हमें कुछ नया वाई मिल जाएगा, और ए पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बीटा माइनस की वजह से ए पर कभी भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा बीटा पार्टिकल्स की वजह से। अब देखिए अपन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, हमारे पास Z+1 है और इधर अपने पास क्या है, Z-1 है। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोटॉन या चार्ज जो कम हुआ है वो कितना हुआ है, 2 का कम हुआ है। हाँ। कहने का मतलब यहाँ पर जो +2 चार्ज कम हुआ है, तो यहाँ पर +2 चार्ज निकला होना चाहिए इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर +2 का चार्ज अगर निकले, तो अगर अपन बोले तो +2 चार्ज किस पर होता है, अल्फा पार्टिकल पे होता है। तो इस जगह पर हमारे पास क्या हुआ होगा, अल्फा पार्टिकल निकला हुआ होगा, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल की वजह से ऊपर भी देख सकते हैं अपन, अल्फा पार्टिकल निकलने का रिएक्शन अगर अपन देखें तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके पास जेड में स्टैंडर्ड ही ले रहा हूं, ZXA है, तो यहां पर जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, Z-2 और कुछ नया अपने पास बन जाएगा, और A यहां पर हो जाएगा A-4, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4 होता है। उसके बाद यहां पर Z-1 के A-4 और यहां पर Z-1 के A-4 रह रहा है, तो यहां पर हमारे पास कोई चेंज नहीं हो रहा है। कहने का मतलब यहां पर न्यूक्लियस सेम है, पहले वो क्या था, कुछ एक्साइटेड स्टेट में था, और एक एक्साइटेड न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो हमारे पास यहां पर जो पार्टिकल निकलता है वो क्या रहता है, गामा पार्टिकल। तो हमारा जो सीक्वेंस रहेगा बीटा अल्फा एंड गामा, बीटा अल्फा एंड सेकंड ऑप्शन हमारा बनेगा। चलो अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 25। A radioactive isotope has a half-life of 5 years. The fraction of atoms of this material that would decay in 15 years will be. ठीक है, 15 ईयर में कितना इसका डिके हो जाएगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे पहले बचेगा कितना वो देखें, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये n, ये आता है n = n0 अपॉन 2 पावर t अपॉन कैपिटल T। जो फॉर्मूला यूज करते हैं ये n क्या बता रहा है, जो रिमेनिंग एक्टिव न्यूक्लियाई मतलब जो बचे हुए बता रहा है, जो और n0 यहाँ पे जो इनिशियल है उसको शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट है, n0 अपॉन 2 पावर, टाइम कितना गिवन है इसके अंदर 15 ईयर, एंड हाफ लाइफ गिवन है 5 ईयर, तो 15 अपॉन 5, तो यहाँ पे कितना जाएगा नीचे 2 पावर 3, 2 पावर 3 होता है 8, तो n0 अपॉन 8, ठीक है। तो यहाँ से इसका अपन रेशियो निकाल लें तो n अपॉन n0 कितना आ रहा है 1/8, मतलब 1/8 टाइम्स, नहीं n0 अपॉन एक मिनट को सही है n0 कितना है n अपॉन n0 = 1/8, ठीक, n अपॉन n0 = 1/8, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या मिला हमें, ये कितना जो रिमेन ये बता रहा है रेशियो कितना बचा है, कितना बचा है, और हमसे पूछा है कितना इसमें डिके हो जाएगा। तो यहाँ पे डिके कितना हो जाएगा, देखिए डिके अगर अपन निकालें तो इसको हमें जो टोटल रेशियो इनिशियल में 1 है उसमें से माइनस करेंगे 1/8, 1 माइनस 1/8 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, मतलब फ्रैक्शन डिके की बात करें, फ्रैक्शन डिके मतलब कितना अंश डिके हो जाएगा, तो कितना आ गया 7/8, तो 7/8 पार्ट यहाँ पे इसका शेयर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ गया इसका, थर्ड हो जाएगा 7/8, इतना टाइम्स यहाँ पे डिके, ठीक है। ये अपन देखते हैं, चलो अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, देखिए सर, the correct order of ionization capacity of alpha, beta and gamma rays is। आयनाइजेशन कैपेसिटी का मतलब जिसका हमारे पास चार्ज ज्यादा रहेगा उसकी दूसरों को आयनित करने की क्षमता या दूसरों को आयनाइज करने की जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो अपन जानते हैं कि अपने पास अल्फा पर क्या रहता है, +2e चार्ज रहता है, इस पर हमारे पास क्या रहता है, -e चार्ज रहता है, और इस पर कोई चार्ज हमारे पास नहीं रहता है। तो जिसका चार्ज ज्यादा उसकी आयनाइजेशन पावर ज्यादा। तो अल्फा की आयनाइजेशन पावर जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी बीटा से, और बीटा की गामा से। तो अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा विल बी ग्रेटर देन गामा हमारे पास। मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड से कंपेयर करना बेटा, साइन से कंपेयर नहीं करना है, बस आयनाइज परिमाण है उससे कंपेयर करना अपन को। पहले 2 भले यहाँ पे 2 देखना है, यहाँ पे 1 देखना है, और यहाँ पे 0, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे 50 से ज्यादा होगा उसमें किसी अदर पार्टिकल्स को आयोनाइज करने की क्षमता भी ज्यादा होती है, ज्यादा पावर होती है।
और एक वर्ड होता है बच्चों पेनिट्रेशन पावर, वो इसका उल्टा होता है, ध्यान रखें। बिल्कुल ठीक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर। अब देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 a radioactive isotope X with a half life 1.4 into 10⁹ year decay of Y which is stable। में से X पहले Y में कन्वर्ट हो रहा है जो कि स्टेबल है। ठीक है, मतलब Y आगे फर्दर आगे इसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होता Y का। A sample of the rock forms a cave was found to contain X and Y in the ratio 1:7। The age of the rock is, में से यहाँ पे आपसे क्या पूछूं, X जो है वो Y में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और हमने देखा कुछ टाइम बाद इनका जो रेशियो बचा, ये X जो ये कन्वर्ट हुआ इसमें Y में, X Y में कन्वर्ट हो रहा है और फाइनली इनका रेशियो में मिला है 1:7। 1:7 इसका मतलब अगर X के स्टार्टिंग मान लो पहले टोटल 8 एटम्स थे, 8 थे एटम्स यहाँ पे, 8 न्यूक्लियस थे, तो अब ये इसमें 1 बचे और ये 7 इसमें कन्वर्ट हो गए Y में। ठीक है, तो टोटल 8। इनिशियली अपन देखें, इनिशियली यहाँ पे X जो है X नॉट मतलब N नॉट कहते हैं, ये 8 है सपोज। ठीक है, हम X की बात कर रहे हैं फॉर X। ठीक है, फॉर X तो X के यहाँ पे इनिशियल में N नॉट कितने हैं 8 और अभी यहाँ पे N कितने बचे इसके, नाउ N इज इक्वल टू हम देख रहे हैं 1 एलिमेंट्स बच रहे हैं, बचे हुए एलिमेंट्स 1 है। ठीक है, तो पहले 8 थे, 7 तो Y में कन्वर्ट हो गए और अब 1 बच गए। तो यहाँ से देखिए इसका जो रेशियो है कितना बचा, N/N नॉट, N/N नॉट इज इक्वल टू कितना है 1/8। ठीक है, 1/8। तो 1/8 जो है कितने टाइम्स में है, इसको अगर अपन क्यों लिखें 8 को 2 पावर 3, ठीक है, मींस 3 हाफ लाइव्स। बिल्कुल ठीक है, तो 2 पावर 3 आप वसूली समझ लो, यहाँ पे 1/2 पावर T/T भी कर सकते हैं अपन, T/T की फॉर्म में से हो सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर अपन कंपेयर करें तो T अपॉन जो कैपिटल T है ये कितना है बेटा 3। यहाँ से T इज इक्वल टू जाएगा 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल T। यहाँ पे इससे निकाल लो, T हमें दे रखा है कितना, दे रखा है T इसमें 1.4 into 10⁹ 1.4 into 10⁹ इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 14 42 4.2 जाएगा into 10⁹ तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके अंदर, ये जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसा अपन सोच सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए सर, A freshly prepared radioactive sample have a half life of 1 hour। कहने का मतलब अपने को जो गिवन है वो क्या है, कैपिटल T क्या है 1 hour। ठीक है, emits radiation that are 128 times intense as permissive safe limit, the minimum time after which this sample can be safely used। ठीक है, तो हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि आपके पास अभी जो एक रेडियोएक्टिव सैंपल क्रिएट किया है वो 128 गुना क्या है ज्यादा तीव्र है और सेफ लिमिट से ऊपर है। तो सेफ लिमिट पर आने के लिए हमने अभी डिस्कस भी किया था ऐसा, तो हाँ ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होने चाहिए, या हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियस 128 टाइम्स कम हो जानी चाहिए, यानी कि आपके पास बचे हुए नाभिकों की संख्या जो हो जानी चाहिए वो क्या हो जानी चाहिए, प्रारंभिक में N0 अपॉन कितना हो जाएगा 128। अब मैं 128 को अगर लिखूं तो ये कितना हो जाएगा N0 अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 to the power 7 हो जाएगा। सेम वो इक्वेशन से अपन अगर इसको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा N0 अपॉन कितना हो जाएगा 2 to the power T अपॉन कैपिटल T। और यहां पर अगर अपन कंपैरिजन देखें तो T अपॉन कैपिटल T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो यहां से अगर अपन T कैलकुलेट करें कि कितने टाइम के बाद ये सेफ लिमिट में या यहां पर न्यूक्लियस इतने कम पड़ जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 7T। और T की वैल्यू अपने पास कितनी है 1 आवर है, तो ये कितना हो जाएगा 7 आवर्स अपना आंसर आ जाएगा। तो 7 आवर हमारा कंक्लूजन रहेगा। ओके, सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, radon decay into polonium by emitting an alpha particle with half life of 4 days। ठीक है, a sample contains 6.4 into 10⁻10 atoms of Rn। After 12 days the number of atoms of Rn left in the sample will be, मतलब कितने एक्टिव न्यूक्लियस बचेंगे हमें फाइंड करना है। तो अपन देखें बार बार क्वेश्चन को फॉर्म देख रहे हैं, n इक्वल टू n0 अपॉन 2 पावर T अपॉन कैपिटल T। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल में जो एक्टिव नंबर्स आप गिवन है कितने गिवन है 6.4 into 10⁻10, तो आपको 6.4 into 10⁻10 ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, डिवाइड बाय 2 पावर टाइम। अब मैं टाइम की इंफॉर्मेशन दे रखी है 12 डेज। ठीक है, आफ्टर 12 डेज तो टाइम की इंफॉर्मेशन 12 डेज है, तो उसको 12 पुट कर दिया, डिवाइड बाय हाफ लाइफ गिवन है यहाँ पे आपको 4 डेज। ठीक है, 4 डेज डिवाइड कर 4 से डिवाइड कर देंगे, मींस ऊपर तो ये 6.4 into 10⁻10 है ही सही, और नीचे क्या बन जाएगा ये 2 पावर यहाँ पे 4 है। ठीक है 4, ये 4 है। ठीक है 4, तो
12/4 करते कितना था 3 आता है, तो 2 पावर 3 करो कितना बनेगा बच्चों 8। ठीक है 2 पावर 3 हो जाएगा 8। अब यहाँ पे 8 से डिवाइड करना है, तो हम जानते हैं 8 8 64 होता है, तो 0.8 इंटू 10 पावर 10 ये बनेगा रिजल्ट। तो उसमें कौन सा ऑप्शन होगा ये फोर्थ। ठीक है फोर्थ ऑप्शन 0.8 इंटू 10 पावर 10। ठीक है ऐसा अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखिए सर। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है इसमें से अपने को गलत कथन का चयन करना है। बीटा इमिशन जब भी बोला गया सीधा अगर बीटा बोला हो तो आप बीटा माइनस इमिशन कंसीडर करें। बीटा माइनस समझते हैं। फ्रॉम द न्यूक्लियस इज ऑलवेज अकम्पनीड विद अ न्यूट्रिनो। जब बीटा माइनस इमिशन होता है तो हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है अपन आगे वाले स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। शुरू में देखा था अपन यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। क्वेश्चन देखिए स्टार्टिंग में जो बीटा माइनस का इमिशन होता है वो भी हमारे पास किस तरह से होता है। हमारे पास क्या रहेगा एक न्यूट्रॉन जो है वो अगर प्रोटॉन में ब्रेक हो रहा है तो न्यूट्रॉन इस पर अपने पास चार्ज कितना है 0, प्रोटॉन में ब्रेक हो रहा है यानी कि आपने यहाँ पर एक प्लस ई चार्ज क्रिएट किया है, तो इसके साथ में चार्ज बैलेंस होने की वजह से एक माइनस ई चार्ज भी निकलना चाहिए जिसको अपन बोलते हैं बीटा पार्टिकल। ओके और साथ में यहाँ पर जो निकलेगा वो एंटी न्यूट्रिनो लिखेगा। एंटी न्यूट्रिनो को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बीटा माइनस हमेशा याद रखो बीटा माइनस के साथ में एंटी न्यूट्रिनो। अगर इस जगह पर बीटा प्लस निकलता होता तो वहां पर क्या निकलता न्यूट्रॉन निकलता। और बीटा प्लस की जो रिएक्शन रहती है जब अपने पास एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ब्रेक होता है तो हमारे पास क्या निकलता है चार्ज बैलेंस करेंगे तो इधर ये तो 0 हो गया, इधर प्लस ई है तो यहाँ पर एक पार्टिकल निकलना चाहिए जो रहेगा बीटा प्लस जिसको हम लोग पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया यानी कि अपना आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। इसके अलावा देखें द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम द गिवन न्यूक्लियस इज ऑलवेज कांस्टेंट। करेक्ट स्टेटमेंट है। गामा रे इमिशन मेक्स द न्यूक्लियस मोर स्टेबल। भाई ये जो भी इमिशन हो रहा है वो स्टेबिलिटी के लिए हो रहे हैं। ठीक है और न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट ये भी करेक्ट स्टेटमेंट पहले देखा था अपन ने। फिर तो अपना जो आंसर हो जाएगा दिस विल बी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस द मीन लाइफ इज कैपिटल T, द नंबर ऑफ डीके पर यूनिट टाइम इज n एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है मींस स्टार्टिंग में जो एक्टिविटी है पर यूनिट टाइम में कितने नंबर्स n ये एक्टिविटी स्टार्ट द नंबर ऑफ डीके बिटवीन 0 टू कैपिटल T इज 0 से कैपिटल मींस t टाइम इंटरवल में कितने एलिमेंट्स डीके होंगे ये पूछा है आपसे नंबर ऑफ डिकेड एलिमेंट। तो डिकेड एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं इन स्टार्टिंग में जो टोटल एक्टिव एलिमेंट्स हैं उसमें से क्या माइनस करते हैं जो अब बचे हुए एलिमेंट्स उसको माइनस कर दें तो उससे पता चल जाएगा कितने डिके हो गए। ठीक है सर यहाँ पे तो स्टार्टिंग में एलिमेंट्स कितने हैं n। ठीक है n एलिमेंट्स हैं। अब इसमें से हम माइनस करेंगे अब जो एलिमेंट्स बचे अब जो एलिमेंट बचते हैं न्यू आफ्टर टाइम t क्या होता है n इंटू e पावर माइनस लैम्डा t ये होता है फॉर्मूला। ठीक है n इंटू e पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है अब इसी को थोड़ा सिंपल फॉर्म लिखना है n तो यहाँ पे कॉमन ले लो 1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है ये हो गया। अब जो यहाँ पे हाँ हमें यहाँ पे टाइम जो है ना ये मीन लाइफ जो है मीन लाइफ कैपिटल T। ठीक है t इज इक्वल टू मीन लाइफ जो होती है 1 अपॉन लैम्डा के इक्वल होती है 1 अपॉन लैम्डा या कहते हैं लैम्डा इज इक्वल टू बन जाता है 1 अपॉन t। ठीक है सर तो यहाँ पे इस लैम्डा को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन t से मींस लैम्डा को हम यहाँ पे 1 अपॉन t रख दें तो e पावर माइनस t अपॉन कैपिटल T ये बन जाएगा रिजल्ट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है आंसर लेते हैं सेकंड ऑप्शन। ठीक है तो सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है बच्चों। ठीक है तो सेकंड ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पे ये इस तरह अपन सॉल्व कर लेंगे उसको। ओके चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। In a radioactive reaction 92x232 and 82y204 the number of alpha particle emitted is। अल्फा पार्टिकल कितने यहाँ से निकले हैं इस रिएक्शन में ये अपने को पता करना है। अब आपको रिएक्शन में यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा हो हम लोग को यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रखा है कि बीटा पार्टिकल कितने निकले हैं। तो अल्फा पार्टिकल का एक हमारा अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या इफेक्ट करता है कि वो एक अल्फा पार्टिकल हमारा जो मास नंबर होता है उसको 4 से चेंज करता है और इसके अलावा दूसरे पार्टिकल जो होते हैं वो मास नंबर को कभी भी चेंज या द्रव्यमान संख्या को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। तो अपन केवल यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जब भी देखना है तो आप मास नंबर का डिफरेंस देखो। तो यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 4 का मास नंबर डिफरेंस क्रिएट करता है तो 4 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा ए में होने वाला डिफरेंस। तो हमारे पास ये देखिए क्या हो रहा है
4 into number of alpha particle that is equals to, ये कितना बन रहा है डिफरेंस? 28 का डिफरेंस बन रहा है। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारे पास हो जाएगा 28 अपॉन 4 जो बन जाएगा 7। तो अल्फा पार्टिकल 7 इमिट होंगे, 7 अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं। तो इसका आंसर ये फर्स्ट आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा बता रहे हैं कि आप यहीं पे ध्यान देना है कि यहाँ पे मैंने इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ पे इससे अगर आप बैलेंस करोगे तो इससे ये ओनली अल्फा पार्टिकल बैलेंस नहीं हो पा रहा। क्यों? कि साथ में हो सकता है अल्फा पार्टिकल के साथ में कुछ बीटा पार्टिकल्स यहाँ पे इमिट हो रहे हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको अगर अपन अल्फा पार्टिकल 7 अल्फा पार्टिकल से बैलेंस करना चाहेंगे इसको तो ये बैलेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पार्टिकल्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, हो सकता है वो भी इमिट हो रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर ए होता है ना, ऊपर ए एक्स्ट्रा पार्टिकल जो इमिट हो रहे हैं बीटा प्लस हो या बीटा माइनस हो, इस ए को इफेक्ट नहीं करता। इसलिए सर ने यहाँ पे ऊपर वाले से सॉल्व किया इसको। ठीक है, मतलब ए के अकॉर्डिंग सॉल्व किया क्योंकि ए को केवल अल्फा पार्टिकल चेंज करता है। ओके, चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द फिनोमेना ऑफ रेडियोएक्टिविटी इज, रेडियोएक्टिविटी का जो फिनोमेना उसके बारे में पूछा है, क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है। फर्स्ट कह रहा है एक्सोथर्मिक चेंज व्हिच इंक्रीज और डिक्रीज विद टेंपरेचर। नहीं, तो जो ये रेडियोएक्टिविटी रिएक्शन बेटा कंप्लीटली न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। ठीक है, और इस पे किसी भी केमिकल इफेक्ट या किसी भी मतलब केमिकल या फिजिकल रिएक्शन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ओनली जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, केवल वही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रिएक्शन है कंप्लीटली न्यूक्लियर रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है इंक्रीज ऑन अप्लाइड प्रेशर। अभी आपको बताया मैंने, ना तो उस पे किसी केमिकल रिएक्शन का इफेक्ट पड़ता है ना फिजिकल रिएक्शन का, तो फिजिकली आपको प्रेस करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। ठीक है, फिर थर्ड कह न्यूक्लियर प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। बिल्कुल सही बात है, तो आपसे कहा मैंने कि एक्सटर्नल फैक्टर डिपेंड करता नहीं, कंप्लीटली के न्यूक्लियर रिएक्शन ही है। तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए What fraction of radioactive material will get disintegrated in the time period of 2 half-lives? 2 अर्धायु कालों में किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का कौन सा भाग विघटित हो जाएगा? इसने पूछा है विघटित हो जाएगा। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं बचा हुआ कितना रहेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि बचे हुए के लिए n इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहता है n0 अपॉन 2 t अपॉन कैपिटल T। ठीक है, अपने पास जो अर्धायु दी हुई है, जो समय दिया हुआ है 2 अर्धायु काल दिए हुए हैं, यानी कि आपको जो t की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 2t गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास n जो बचे हुए हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा n0 अपॉन ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2t अपॉन t। t से t तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा केवल 2 बच जाएगा, यानी कि आपके पास n0 अपॉन कितना हो जाएगा 4, यानी कि आपके पास 1/4 बचा हुआ है। तो विघटित कितना हुआ है 3/4। सही बात है। ठीक है, तो विघटित कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 विल बी डिके, 3/4 फोर्थ आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन बीटा रेडिएशन ओरिजिनेट फ्रॉम, मींस यहां पे जो इलेक्ट्रॉन इमिट मतलब बीटा जो रेडिएशन मतलब बीटा जो डिके हो रहा है, यहाँ पे बीटा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से आता है पूछ रहा है आपसे। तो इलेक्ट्रॉन बन जाते हो जहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, वहीं से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऑब्टेन होता है। यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वही आगे ब्रेक हो रहा है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के में, मतलब निकल कहां से आया वो न्यूक्लियस के अंदर से निकल रहा है वो। ठीक है, क्या कहा जाएगा इनर ऑर्बिट ऑफ एटम, नहीं गलत है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन न्यूक्लियाई, फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं उसके अंदर, वो तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट ब्रेक हुआ है वजह से उससे निकला है। तो डीके ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूट्रॉन का जो डीके हो रहा है मतलब वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जो कन्वर्ट हो रहा है उससे निकला है। तो आंसर आ जाएगा उसका थर्ड। ठीक है, ऐसा अपन समझ सकते हैं। चलो अब देखो बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। A radioactive nucleus with Z protons and N neutrons emits alpha particle। ठीक है, फिर आप एक N alpha particle, अच्छा ठीक है, और 2 बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं and 2 गामा रेज निकल रही हैं। The number of protons and neutrons in the nucleus left after decay। तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक तो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, 2 बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं और 2 गामा पार्टिकल निकल रहे हैं। ठीक है, तो आप अपन जानते हैं कि बीटा और गामा जो होते हैं वो तो ए को चेंज करते नहीं है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर अगर अपन देखें तो न्यूट्रॉन जो निकल रहा है, सॉरी अल्फा पार्टिकल जो निकल रहा है वो ए को कैसे चेंज करता है, ए में अपने पास क्या होता है 4 का चेंज कर देता है, -4 कर देता है। तो अपने पास जो सिचुएशन बचेगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास a -4 हो जाएगा, या हमारे पास क्या हो जाएगा ए यहाँ पे दोनों का सम को शो कर रहा है, ए हमारे पास दोनों के सम को शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो चेंज करेगा वो कैसे करेगा, अगर अपन x की बात करें तो x में से अल्फा गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा क्या है 2He4 है,
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जो नया बन रहा है उसके लिए क्या लिखूंगा, इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, ये बन जाएगा a-4, ये अगर अपने पास a है और ये कितना है अपने पास z, और इसमें से ये कितना हो जाएगा z-2, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी अल्फा की रिएक्शन। अब अपने को क्या करना है, दो बीटा माइनस को निकालना है। दो बीटा माइनस का मतलब क्या कर देंगे अपन, अब आपके पास क्या है, बीटा माइनस गया है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, अपने को प्लस करना पड़ेगा चार्ज बैलेंस करने के लिए। एक माइनस चार्ज निकल गया तो अब अपन क्या करेंगे, एक बीटा गया है तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें अपन +1 करेंगे, +1 करेंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, z-1, कुछ नया अगर मैं नाम बोल देता हूं उसको, ये नया नाम बोल देता हूं मैं उसको कुछ p, क्योंकि z नहीं लिख रहा हूं क्योंकि z सब जगह पर चल रहा है, ठीक है। और ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा तो ये कितना हो जाएगा फिर a-4, ठीक है। उसके बाद अगर अपन आगे चले तो एक बीटा और अगर अपन निकालेंगे तो एक बीटा और निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें एक और प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, z हो जाएगा, और ये कुछ बन जाएगा q, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a-4, ठीक है। तो आपका प्रोटॉन नंबर जो रहेगा, आगे अगर गामा निकल रहे हैं तो गामा तो क्या करते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करते, केवल एक्साइटेड न्यूक्लियस को ग्राउंड स्टेट में लेके आते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अपने जो प्रोटॉन नंबर ऑफ बचे हुए प्रोटॉन, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये बन जाएगी z बच जाएगी, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बच जाएंगे, z बच जाएंगे, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, z इतने बच जाएंगे बस। तो ये z से मैच कर रहा है और मैच, और यहाँ पे n-4 हो गए, n-4 हो जाएगा, a से a-4 में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 4 कम हो गए, जिसमें देख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही प्रोटॉन तो उतने ही है, और a-4 हुआ है, कहने का मतलब आपके पास रिड्यूस क्यों हुआ है, न्यूट्रॉन्स ही कम हुए हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर बात करें तो ये a4 कम हुआ है तो न्यूट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा, n-4 हो जाएगा। यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग है। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न विखंडन श्रेणी में इन द डिसइंटीग्रेटेड सीरीज यूरेनियम से पहले अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है, फिर बीटा पार्टिकल, फिर इससे वाई बन रहा है, तो हमें z एंड a की वैल्यू बतानी है। जैसे अभी सर ने बात की इस क्वेश्चन की, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे अपन सोचेंगे, पहले यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है, तो अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो हम जानते हैं उसमें a में कितना डिक्रीमेंट होता है, 4 का, ठीक है। a में तो 4 का डिक्रीमेंट होता है, तो 238 से यहाँ पे चला जाएगा 234, ऊपर तो रहेगा 234, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो z है इसमें 2 का डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट, तो ये 92 से क्या रहेगा 90, ये रहेगा 90, ठीक है। अब उसका फिर आगे बीटा पार्टिकल इमिट हुआ है, कुछ नहीं कहा है तो उसको बीटा माइनस, ठीक है, जिसमें z में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो z में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है तो 90 से क्या बन जाएगा, ये 91 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर a पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं बीटा पार्टिकल इमिशन से, तो a को तो केवल अल्फा पार्टिकल इफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे 234 का 234 रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा आ जाएगा, z की वैल्यू तो 91 है एंड a 234, ये बन जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो अच्छा क्वेश्चन है अभी। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सर। Decay constants of two radioactive substances A and B is 5 lambda and lambda। कहने का मतलब आपको एक सब्सटेंस के लिए जो decay constant 5 lambda गिवन है और दूसरी के लिए क्या है, lambda गिवन है। At t equals to 0 number of nucleons are same in both। कहने का मतलब इसके लिए अपने पास जो n01 और इसके लिए जो है वो क्या है, n0 अगर 2 है तो ये दोनों क्या है, बराबर, दोनों इक्वल है इनिशियल में। The time after which ratio of nucleus of A and B is 1/e होल स्क्वायर। तो आपको वो टाइम कैलकुलेट करना है जिसमें आपके पास A और B के जो बचे हुए न्यूक्लियस है उनका रेशियो कितना हो जाए, 1/e। आप इसको अगर ये ऐसे अजीब लग रहा हो तो आप इसको इस तरह से 1/e स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, जिससे आप लोग को थोड़ा सा ये आ जाएगा कि अपने को करना क्या है, ठीक है। तो बस अपने को कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बचे न्यूक्लियस पता करने हैं और उनका रेशियो करना है। तो अगर मैं बोल देता हूं अपने पास पहला जो A है उसके बचे हुए न्यूक्लियस Na बोलूं तो ये कितना हो जाएगा, n, इन दोनों को मैं क्या बोल देता हूं, लेस से बराबर है तो इसको बोल देता हूं n0, तो ये हो जाएगा n0। अपना जो इक्वेशन रहता है लैम्डा की टर्म में जो इक्वेशन रहता है वो क्या रहता है, e टू द पावर माइनस लैम्डा इनटू क्या रहता है, t। तो जब मैं a की बात करूंगा तो a का लैम्डा कितना है, 5 लैम्डा है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, -5 लैम्डा t, ठीक है। अगर b की बात करूं मैं तो b के लिए नंबर ऑफ b कितने हो जाएंगे, n0 तो n0 ये दोनों का सेम है, e टू द पावर माइनस इसके लिए कितना हो जाएगा हमारे पास लैम्डा, तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा t, ठीक है। अपने को ये बोला हुआ कि इनका जो रेशियो है डिवाइड कर, ये डिवाइड कर देते हैं अपन, ये जो रेशियो बन रहा है ये रेशियो किसके बराबर है, 1/e स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो अपने को कुछ नहीं करना है, इस रेशियो में क्या करता हूं, n0 से n0 कैंसिल हो गया, मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूं तो ये 5 लैम्डा जब नीचे आएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी कितनी बन जाएगी, 1/e
उधर देखिए क्या हो जाएगा e टू द पावर प्लस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 4 लैम्डा t प्लस 4 लैम्डा t इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन e स्क्वायर। तो कंपेयर अगर मैं करूं तो आप लोग देखेंगे कि 4 लैम्डा t दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो यहां से t की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 अपॉन 4 लैम्डा, या इसको मैं लिख सकता हूं ये कितना हो जाएगा 2 बार कैंसिल होगा तो ये 1 अपॉन 2 लैम्डा, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा 1 अपॉन, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बन जाएगा 1 अपॉन 2 लैम्डा। ठीक है, ये भी देखो काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो फायदा बेटा गुरुनीति आप इसको अटेंड करें कि अच्छे से क्लियर होती है अपन ने। ठीक है, चलो अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 39। A heavy nucleus at rest break into two fragments which fly off with velocity in ratio 8:1. The ratio of radius of fragment is। अब बेटा यहाँ पे जब भी हम देखें न्यूक्लियस का 2 पार्ट में मतलब ब्रेक हो रहा है न्यूक्लियस, तो उसमें हम देखते हैं मोमेंटम यहाँ पे दोनों में सेम रहता है, दोनों में मोमेंटम इक्वल होता है। ठीक है, एक पार्टिकल इधर इमिट हुआ तो उसके अगेंस्ट दूसरा पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो दोनों के क्या इक्वल होंगे मोमेंटम। हम पहले भी इस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं इसको। ठीक है, मोमेंटम इक्वल होगा, और मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मींस मोमेंटम की बात करें p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू सेम, ये वैल्यू सेम आएगी। ओके, अब जो मास हम जानते हैं, मास जो होता है वो रेडियस पावर 3 के प्रोपोर्शन होता है, तो हम जानते हैं मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मतलब 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी रो इनटू v इक्वल टू सेम, ये वैल्यू सेम है। अब हमें यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है, रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन देगी, तो 4 पाई 3 कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे r क्यूब और ये v, इसके अकॉर्डिंग देखें तो r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू आएगा 1 अपॉन v, r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v, ये बनेगा। या इसमें 1/3 कर दे पावर, तो r इज प्रोपोर्शनल टू जाएगा 1 अपॉन v पावर 1/3 बाई 3। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे रेडियस रेशियो पूछा है, मींस r1 अपॉन r2 फाइंड करना है, r1 अपॉन r2, r1 अपॉन r2, तो यहाँ से ये v2 अपॉन v1, v2 अपॉन v1 पावर 1/3। ओके, अब यहाँ पे वेलोसिटी के रेशियो में क्या गिवन है 8/1, 8/1 में रखें तो उसको 8/1 रख देंगे, 8/1 पावर 1/3 कर दो उसको, तो क्या आएगा रिजल्ट 8 पावर 1/3 2/1 v1 हो जाएगा, v1 is v2 गिवन है। अच्छा उल्टा दिया, ये 1/8 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 1/8। ओके, यहाँ v2 की वैल्यू यहाँ पे ये 1 है, तो 1 अपॉन 8 पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे 8 पावर 1/3 करेंगे तो क्या बनेगा 2, मींस ये रिजल्ट आएगा 1/2। तो 1/2 कौन से ऑप्शन में यहाँ पे, ये फर्स्ट। ठीक है, तो आंसर आएगा फर्स्ट, तो इस तरह अपन टिक कर सकते हैं इसको। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज किया और आपसे रेडियस का वेलोसिटी के साथ रिलेशन पूछ लिया। ठीक है, तो इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सर, the radioactive element decays to form a stable nucleus, then the rate of decay of the reactant, rate of decay आपके पास किस तरह से डिपेंड करेगी। तो rate of decay जो हमारे पास रहता है ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन रहता है। ये जो है हमारे पास dn/dt, ये क्या है आपकी एक्टिविटी, या इसको आप r लिखे या a लिखे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या एक्टिविटी दैट इज a0, ये रहेगा हमारे पास e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो ये रिलेशन ये फॉलो करता है, उसकी वजह से ये जो है वो टाइम के साथ में आपके पास एक्सपोनेंशियल रिलेशन रहेगा। अब एक्सपोनेंशियल रिलेशन अगर अपन देखें, एक्सपोनेंशियल डिके रिलेशन है, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा दिस 3। ये जो कर्व बन रहा है ये एक्सपोनेंशियल डिके कर्व है, ये तो कांस्टेंट है, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल डिके कर्व रहेगा। ठीक, चलो आज अपन ने गुरुनीति का ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। मेरे बच्चों यहाँ तक अपन ने मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर ली। तो आप देखिए मॉडर्न फिजिक्स के आधार पर टोटल आपको कितने क्वेश्चन दिए, टोटल 120 क्वेश्चन, 3 पार्ट्स में मैंने डिस्कस किया है मॉडर्न फिजिक्स को। ठीक है, तो टोटल 120 क्वेश्चंस आपके काफी अच्छे क्वेश्चन जो पूरे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल हम जानते हैं बेटा कोई ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आते, मींस जो भी हमें क्वेश्चन आते हैं उसके हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हम जब कई सारे कुछ क्वेश्चन हमने सेम टाइप के भी रिपीट किए, उसका रीजन क्या था, रीजन क्या है, इस टाइप क्वेश्चन मेडिकल में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो थोड़ी सी उनकी प्रैक्टिस हमें ज्यादा हो तो हम उसको और ज्यादा बेटर वे में अटेंड कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना बहुत है। ओके, फिर कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।